नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रशिया के कजान शहर में 2 दिवसीय इंडियन रशिया बिजनेस फोरम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने भी शिरकत की है और साथ ही भारत और रशिया के बिजनेस फोरम में आने वाला समय भारत और रशिया के बीच में आर्थिक स्थिति और बेहतर कैसे हो सकती है उस पर चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। इसी मौके पर कजान की रईस भी मौजूद रहे। साथ ही रशिया में भारत के एम्बेसडर विनय कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Посвящена развитию сотрудничества между Россией и Индией. И наша утренняя встреча является ее отправной точкой. Сегодня нас ожидает очень насыщенная программа, которая позволит нам погрузиться в сотрудничество с самых разных сторон. В 10:00 нас ждет масштабная пленарная дискуссия, где мы зададим стратегический тон всему форуму. С 12 до 17 часов запланировано тематические сессии, где каждая минута будет наполнена конкретными проектами и идеями. Жемчужиной же дня станет इंडियन रशिया बिजनेस फोरम का शुभारंभ। इंडियन रशिया बिजनेस फोरम का शुभारंभ और चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको। केंद्रीय मंत्री राकेश सचान प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुन पाते हैं। सभी हमारे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आज आपको यहाँ पर हम लोगों ने जो अभी यूपी आईपीएस का 2025 से 29 का जो हमारा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो था, उसकी अपार सफलता को देखते हुए जो तृतीय संस्करण हमारा ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में हुआ, उसकी जो अपार सफलता तीसरे संस्करण की हुई, उसी को देखते हुए आपने देखा कि यह आयोजन विगत दोनों आयोजनों से कहीं बेहतर साबित हुआ। सरकारी विभाग, उद्यमियों, निर्यातकों, हस्तशिल्पियों द्वारा 2200 से अधिक स्टॉल के माध्यम से अपने अभिनव प्रयासों के साथ अपने उत्पादों को देश दुनिया के सामने हमारे एमएसएमई और हस्तशिल्पी कारीगर और जितने भी ओडीओपी, विश्वकर्मा सम्मान, इन सारे लोगों ने पूरे देश दुनिया के सामने अपनी प्रस्तुति दी। इस आयोजन में 80 से अधिक देशों के 500 से अधिक क्रेताओं द्वारा उत्तर प्रदेश में आकर के अपनी रुचि दर्शाई। लगभग 5 लाख से अधिक का फुटफॉल हुआ और 12,500 करोड़ के व्यवसायिक पूछताछ भी हुए। इस सफलता को देखते हुए और उत्तर प्रदेश को जन जन तक अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए और जीएसटी का जो अभी सुधार हुआ, उसको देखते हुए स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन के लिए
इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हम लोग अपने यूपी ट्रेड शो के जितने भी आयोजन है जनपद स्तर पर हम कर रहे हैं और इनका उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच थी कि हमें अभी तो हमने पूरे प्रदेश के 75 जिलों के लोगों को एक मंच पे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पे एक अवसर दिया। अब दिवाली के अवसर पर हम अपने जितने भी हमारे एमएसएमईज हैं, हस्तशिल्पी कारीगर हैं, ओडीओपी के लोग हैं, विश्वकर्मा सम्मान के लोग हैं या सीएम युवा से जुड़े लोग हैं, माटी कला बोर्ड के लोग हैं, खादी बोर्ड के लोग हैं, हथकरघा वस्त्र उद्योग है, इन सबको एक साथ हम अपने जनपद स्तर पर इनको अवसर दें कि अपने उत्पाद का ये प्रदर्शन अपने जनपद स्तर पर करें, जिसमें हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा भी जो उत्पाद है उनको भी अवसर मिले। तो इस उद्देश्य से ये पूरे प्रदेश के 75 जिलों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य है कि वोकल फॉर लोकल, हमें अपने उत्पाद को प्रमोट करना है, अपने उत्पाद के जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगर हैं उनके उत्पाद को एक बिक्री का मंच देना है, क्योंकि दिवाली में लोग खरीदारी करते हैं और जीएसटी पर जो जिस तरह से हमारे सरकार ने जो एक राहत दी है उसके बचत उत्सव के चलते भी आज बाजारों में रौनक है और इस तरह के आयोजन इसीलिए सरकार ने ये किए हैं। इसमें हम लोग सांस्कृतिक विभाग के द्वारा तमाम तरीके से जो हमारे कला है उनका भी प्रदर्शन होगा। युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनका भी आयोजन किया गया है और इन आयोजनों के शुभारंभ के लिए उद्घाटन में जितने भी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनको भी पार्टी की तरफ से भी जोड़ा गया है, उनको भी सूचना दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जीएसटी सुधारों में जिस तरह से देश प्रदेश के जनमानस में दिवाली को ये गिफ्ट दिया गया, 22 तारीख से इसकी शुरुआत हुई, जो जीएसटी की दरें घटी, उसी के क्रम को एक ये बचत उत्सव की तरीके से भी इस आयोजन को हम कह सकते हैं जो पूरे प्रदेश में ये आयोजन किए जा रहे हैं। आप जानते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पहल पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी पहल चल रही है, जिसमें ये आयोजन मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे आज के इस वैश्विक आर्थिक परिवेश में उत्पन्न तमाम चुनौतियों को जो हमारे उद्यमी हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको एक बड़ा संबल मिलेगा, एक बड़ा बाजार मिलेगा। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे उद्यमियों को लाने के लिए उनको निःशुल्क दुकानें लगाने के लिए जगह देंगे और हर तरीके से उनकी मदद करेंगे। अगर वो छोटे कारीगर हैं, छोटे उत्पाद के लोग हैं, तो उनकी जो भी आर्थिक सहायता भी हम लोग कर सकते हैं, हमारा विभाग एमएसएमई करेगा। इस उद्देश्य से हमारी विभाग ने पूरे 75 जनपदों में ये अपने आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें हमारे सभी प्रशासन के विभाग, एमएसएमई विभाग के और हमारे सभी जिले के अधिकारियों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि ये पहली बार जनपद स्तर पर इस तरह के मेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें लोकल और वोकल के जो उत्पाद हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको एक बड़ा मंच देने का काम माननीय योगी जी की पहल पर ये हो रहा है। इसीलिए आज हम इस जानकारी को देने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया था कि आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की पहल पर एमएसएमई की 96 लाख इकाइयां के जिनके उत्पाद हैं, तो जिले स्तर पर उन सभी उत्पादों को एक साथ प्रदर्शन करने का और हर जनपद पर इस तरह के ये मेलों का आयोजन हमारे एमएसएमई विभाग ने पहली बार किया है कि वोकल फॉर लोकल
और लोकल उत्पाद जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमें अपने हस्तशिल्पी, अपने कारीगर और अपने उत्पाद को ही प्रदेशवासियों से अपील करना है कि वो दिवाली में अगर कोई खरीदारी करे तो अपने उस कारीगर, हस्तशिल्पी, माटी कला बोर्ड से जुड़े जो दिए, हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग हैं, सीएम युवा से छोटे छोटे उत्पाद, झालर आदि बनाने वाले लोग हैं, हमारे विश्वकर्मा सम्मान से जुड़े तमाम सारे ओडीओपी के जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, खादी से जो जुड़े लोग हैं, खादी ग्राम उद्योग से जो जुड़े लोग हैं, इनके उत्पाद को अगर प्रदेशवासी खरीदेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जो ग्रामीण परिवेश में जो हमारे गांव के लोग हैं, जो गांव के उत्पाद हैं, उनकी बिक्री होगी तो हमारे गांव के उन उद्यमियों को, उन कारीगरों को भी अच्छी दिवाली मिलेगी, उनके घर में भी पैसा आएगा। ये आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों से अपील भी करेंगे और ये आयोजन इसी दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन पर कि आत्मनिर्भर भारत और अपने उत्पाद हम खरीदें, इसी उद्देश्य से यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद यूपी ट्रेड शो 2025 और हमारा जो स्वदेशी मेला, ये हम लोगों ने इसका नाम दिया है और इसके 75 जनपद पर ये आयोजन किया है। केशव, देखिए इसमें सारे लोगों से वार्ता करके इन्होंने ये सूची दे दी थी, देने वाली नहीं थी। ये तो सब जगह जो भी हमारे प्रभारी मंत्री केशव मौर्य जी हैं नहीं, बिहार चुनाव में है और वो बिहार चुनाव के बाद जब उसमें लिखा हुआ अभी सूची अगर मिली है, ऐसा है 18 रखा है, कहीं कहीं 19 है। जैसे समापन हमारे उद्घाटन जो मुख्यमंत्री जी हैं 10 तारीख को गोरखपुर में उद्घाटन करेंगे। हालांकि 9 से शुरू हो रहा है। तमाम जगह जो क्रीम प्लेस हैं उनके न मिलने पर एक दिन आगे पीछे का, अगर एक दिन 10 को उद्घाटन हो रहा है तो 19 को समापन होगा, 9 को उद्घाटन है तो 18 को समापन होगा। ये चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दो 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी बनाए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। दिल्ली के यशोभूमि में पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर
पर कहा कि उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने की मानसिकता में भी भारत अग्रणी है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार का स्वागत योग्य दृष्टिकोण और व्यापार में आसानी की नीतियां और साथ ही इन सभी ने भारत को एक निवेश अनुकूल देश के रूपम स्थापित किया है। फाइनेंशियल फ्रॉड प्रिवेंशन, क्वांटम कम्युनिकेशन, 6G, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेजेंटेशन को देखकर ये विश्वास गहरा होता है कि भारत का तकनीकी भविष्य सक्षम हाथों में है। मैं इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप्स और देश के प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बीच पार्टनरशिप को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज सरकार की मदद से इंडियन इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडमिया कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट और स्केलिंग हो, R&D के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना हो, भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज भारत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म बनकर उभर रहा है। साथियों, इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में
नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी हैं। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है। आज देश में कितनी ही कंपनियां बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। इसमें अगर इनडायरेक्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।